नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। आज मैं आपको एक ऐसी जगह की कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां सूरज ढलते ही हवा का वजन बढ़ जाता है, सांसें भारी होने लगती हैं और इंसान अपनी ही यादों पर शक करने लगता है। कल्पना कीजिए एक ऐसा कस्बा जहां रात पड़ते ही जमीन से हल्की गुलाबी धुंध उठने लगती है और लोगों के मन में दबी इच्छाएं खुद ब खुद जागने लगती हैं। यही से शुरू होती है कात्यायनी यक्षिणी की वह खौफनाक दास्तान, जिसमें इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना मन बन जाता है। आज की कहानी में हर खामोशी, हर आहट और हर सपना किसी अनदेखी शक्ति की चाल है, जो धीरे धीरे इंसान की पहचान, उसकी यादें और उसका वजूद तक निगलने लगती है। अगर आप रहस्य, मानसिक डर और गहरे सस्पेंस से भरी कहानियों के शौकीन हैं, तो यह कहानी आपको आखिरी पल तक जकड़े रखेगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई अदृश्य चीज आपको भीतर से देख रही हो। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ साझा करें, क्योंकि आज की रात आम नहीं है। आज की रात कात्यायनी यक्षिणी की है। माधवपुर, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव दिन में बिल्कुल साधारण लगता है। लोग अपने काम में लगे रहते हैं, खेतों में हल चलती है और बच्चे गलियों में खेलते हैं। लेकिन जैसे ही अंधेरा उतरता है, पूरा गांव किसी अजीब बेचैनी में डूबने लगता है। गांव के बीचों बीच स्थित एक पुराना सूखा कुआं हर रात हल्की गुलाबी आभा छोड़ने लगता है। यह रोशनी इतनी हल्की होती है कि आंखों को चुभती नहीं, लेकिन दिल में सुई की तरह चुभ जाती है। उसी गुलाबी चमक के साथ आदित्य सिंह की नींद हर रात टूट जाती है। कोई उसका नाम लेकर नहीं बुलाता, फिर भी उसे लगता है जैसे किसी ने उसके दिल के सबसे गहरे कोने को छू लिया हो। वह झटके से उठकर बैठ जाता है। पूरा शरीर पसीने से भीगा होता है और कमरे में एक अजीब सी गंध फैल जाती है। गुलाब की मीठी खुशबू और गीली सड़ी मिट्टी की भारी महक। जब वह खिड़की से बाहर देखता है तो कुएं की दिशा से आती वही गुलाबी रोशनी साफ नजर आती है, जैसे कोई उसे लगातार घूर रहा हो। उसी पल उसके सीने में एक अजीब सी कसक उठती है, चाह और भय का ऐसा मिला जुला एहसास जिसे वह शब्दों में नहीं ढाल पाता। आदित्य की मां पिछले कई महीनों से बिस्तर पर पड़ी है। इलाज के लिए पैसे नहीं हैं और ऊपर से साहूकार का कर्ज। रात में जब वह मां के पास बैठता है तो उसके भीतर एक दबा हुआ गुस्सा उभर आता है। उसे लगता है जैसे किसी ने उसकी मजबूरी का मजाक उड़ाने के लिए ही यह सब रचा हो। उसी रात वह पहली बार कुएं के पास पहुंचा। चारों ओर घना सन्नाटा था। तभी अचानक उसने किसी स्त्री की धीमी हंसी सुनी। ये आवाज इस इलाके में पहले कभी नहीं सुनाई दी थी। आवाज इतनी साफ थी जैसे जानबूझकर उसे बुलाया जा रहा हो। उसके पैर खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे, लेकिन दिमाग चीख रहा था कि वापस लौट जा। हवा में वही गुलाब और सड़ी मिट्टी की मिलीजुली गंध थी, जिसने उसकी सांसों को जकड़ लिया। जितना वह कुएं के पास जाता, उतनी ही उसकी धड़कन तेज होती जाती, जैसे उसके सीने में कोई दूसरा दिल भी धड़कने लगा हो। कविता वर्मा कई दिनों से आदित्य के बदले हुए व्यवहार को देख रही थी। उसकी आंखों की चमक अब पहले जैसी नहीं रही थी। उनमें एक अजीब सी ठंडक और खालीपन भर गया था। एक शाम उसने दीवार पर आदित्य की परछाई देखी, जो उसके शरीर से कुछ पल पीछे चल रही थी, जैसे उसका साया उससे अलग हो चुका हो। कविता कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसी रात जब आदित्य देर से घर लौटा तो उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गहरी थकान। वह कुछ बोलना चाहता था, पर जैसे भूल गया हो कि बोलना क्या है। कमरे में वही भारी खुशबू फैल गई और कविता को ऐसा लगा जैसे वहां कोई तीसरा भी मौजूद हो, भले ही आंखों से कुछ दिखाई न दे। गांव के बुजुर्ग कुएं का नाम सुनते ही चुप हो जाते थे। कोई कहता था कि वहां कभी देवी का वास था, तो कोई फुसफुसाकर कहता कि वह देवी नहीं थी, बल्कि कोई और शक्ति थी जो इंसानों के मन को जकड़ लेती थी। एक रात जब आदित्य फिर से कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पानी की सतह पर हल्की सी लहरें उठ रही हैं। उसने झुककर पानी में झांका। वहां उसका चेहरा नहीं था। उसकी जगह एक स्त्री की आंखें थीं, बड़ी चमकती हुई, जैसे सीधे उसकी आत्मा में उतर रही हों। पल भर के लिए उसे लगा कि वे आंखें मुस्कुरा रही हैं। उसी क्षण उसके हाथ कांपने लगे। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। गुलाब की खुशबू इतनी तेज हो गई कि उसका सिर घूमने लगा और उसी में सड़ी मिट्टी की बदबू घुल गई।
जिससे उसका पेट मरोड़ खाने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी गर्दन के पीछे से ठंडी सांस छोड़ी हो। वह पलटकर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे वह भाग पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि उसके पैरों के निशान बनते ही मिटते जा रहे हैं, जैसे जमीन भी उसे स्वीकार नहीं कर रही हो। घर पहुंचकर वह बिस्तर पर गिर पड़ा, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आंखें बंद करते ही वही गुलाबी धुंध सामने आ जाती। उसी धुंध के बीच एक धीमी, बेहद पास की आवाज गूंजी। आवाज ने कहा कि उसका दर्द अब किसी और का है और उसे बस अपना डर छोड़ देना चाहिए। यह सुनकर उसकी सांस अटक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिना दिखाई दिए कोई उसके मन को इस तरह कैसे पकड़ सकता है। सुबह हुई, लेकिन रात का असर खत्म नहीं हुआ। मां की खांसी, कविता की चिंता और खेतों की सूखी मिट्टी, सब कुछ पहले से ज्यादा भारी लगने लगा। सबसे भारी वह एहसास था कि अब कुछ बदल चुका है, और यह बदलाव सिर्फ बाहर नहीं, उसके भीतर भी उतर चुका है। जब उसने दूर से फिर कुएं की ओर देखा, तो वही गुलाबी चमक झिलमिलाती नजर आई और उसके दिल में एक अनजानी खिंचाव उठी, जैसे कोई उसे बहुत धीरे धीरे अपनी ओर बुला रहा हो। आदित्य जंगल की ओर भागता चला गया। सूखे पत्ते उसके पैरों के नीचे छटक रहे थे और हर आवाज उसे किसी पीछा करती आहट जैसी लग रही थी। तभी पेड़ों के बीच एक टूटा फूटा प्राचीन शिव मंदिर दिखाई दिया, जहां से धुएं की पतली सी लकीर हवा में तैर रही थी। मंदिर के भीतर एक बूढ़ा साधु धूनी रमाए बैठा था। उसकी लंबी जटाएं, राख से सना चेहरा और आंखें इतनी गहरी थीं कि उनमें झांकते ही आदित्य को अपना ही डर साफ दिखाई देने लगा। वह अभी कुछ पूछने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया था कि धूनी के पास बैठे साधु ने गहरी और भारी आवाज में उसका नाम ले लिया। उस एक पल में उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, क्योंकि उसने अपना नाम किसी को नहीं बताया था। धुएं के बीच गुलाब जैसी तीखी खुशबू घुली हुई थी, वही खुशबू जो उसने पुराने सूखे कुएं के पास महसूस की थी। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि वह यहां अपनी मर्जी से नहीं आया, बल्कि किसी ने उसे यहां तक खींच लाया है। साधु ने बिना भूमिका बांधे स्वयं को गुरुदेव नीलकंठ बताया और सीधे बोल दिया कि जिस शक्ति का खिंचाव वह महसूस कर रहा है, वह कात्यायनी यक्षिणी है। वह ऐसी शक्ति है जो इंसान के शरीर में नहीं, बल्कि उसके मन की दरारों से प्रवेश करती है। उनके शब्द साधारण थे, लेकिन उनमें ऐसी ठंडी धार थी कि आदित्य सिंह के कान सुन्न पड़ गए। गुरुदेव बोले कि यह यक्षिणी प्रेम का भ्रम भी देती है, अपनापन भी देती है, लेकिन उसी प्रेम की आड़ में पागलपन और विनाश को जन्म देती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि साधक के भीतर लालच भरा है या समर्पण। यह सुनते ही आदित्य को लगा जैसे उसकी हर कमजोरी कोई सामने बैठकर पढ़ रहा हो। उसी क्षण मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। न कोई हवा थी, न कोई हाथ, फिर भी आवाज इतनी तेज कि उसका दिल धक से बैठ गया। घंटी की गूंज में अचानक किसी स्त्री की हंसी घुल गई। वह हंसी हल्की नहीं थी, बल्कि कानों को चीर देने वाली थी, जैसे कोई भीतर से खिलखिला रहा हो। आदित्य ने घबराकर दोनों हाथ कानों पर रख लिए, लेकिन आवाज रुकने के बजाय और पास आती चली गई। उसे अपने कान के बिल्कुल पास एक फुसफुसाहट सुनाई दी, वो मुझे नहीं रोक पाएगा। उसका गला सूख गया, क्योंकि यह आवाज न मंदिर की थी, न गुरुदेव की, बल्कि सीधे उसके भीतर से उठती महसूस हो रही थी। धुएं के बीच उसे पल भर के लिए एक स्त्री की परछाई दिखाई दी, जो अगले ही क्षण हवा में घुल गई। उसके जाते ही वातावरण में वही सड़ी हुई मिट्टी की गंध भर गई, जिसने कुएं के पास उसकी सांसें रोक दी थीं। गुरुदेव ने उसकी हालत भांप ली और गंभीर स्वर में बोले कि जब साधना एक बार शुरू हो जाए, तो उससे पीछे हटना आत्मा खो देने जैसा होता है, क्योंकि जो शक्ति भीतर प्रवेश कर जाती है, वह खाली लौटना पसंद नहीं करती। मंदिर के बाहर दरवाजे की दरारों से वही गुलाबी चमक फिर दिखाई देने लगी, जैसे पुराने सूखे कुएं से कोई निगाह रखे हुए हो कि यहां क्या घट रहा है। आदित्य को लगने लगा कि मंदिर की दीवारें भी उसे घूर रही हैं। हर दरार से कोई न कोई आंख झांकती हुई प्रतीत हो रही थी। गुरुदेव उठे और उसके सामने आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में इतनी गहराई थी कि आदित्य को लगा वह उनमें डूबता चला जा रहा है। जब उन्होंने उसके माथे पर उंगली रखी, तो उसके सिर के भीतर तेज जलन फैल गई, जैसे किसी ने दिमाग में आग सुलगा दी हो। गुरुदेव बोले कि अब उसका मन स्वयं एक द्वार बन चुका है, और जब यह द्वार खुलता है, तो सिर्फ आवाजें नहीं, किस्मतें भी बदल जाती हैं। उस रात जब आदित्य मंदिर से लौटा, तो रास्ता उसे छोटा नहीं, बल्कि अंतहीन लगने लगा। हर पेड़, हर परछाई किसी न किसी आकृति में बदलती दिखाई दे रही थी।
उसे बार बार महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन मुड़ने पर वहां कुछ नहीं होता। घर पहुंचकर भी उसे चैन नहीं मिला। कमरे की दीवारें जैसे सिकुड़ रही थीं और हवा में वही गुलाबी महक भर गई थी। आंखें बंद करते ही गुरुदेव के शब्द गूंजने लगे कि पीछे हटना आत्मा खो देना है। उसी के साथ किसी स्त्री की हंसी फिर सुनाई दी, इस बार और भी पास, जैसे वह उसके बिस्तर के किनारे बैठी हो। सुबह तक उसकी नींद टुकड़ों में टूटती रही। हर बार जागते ही दिल ऐसे धड़कता मानो कोई भीतर से दरवाजा पीट रहा हो। माँ की खांसी और कविता वर्मा की चिंता उसे धुंधली लगने लगी, क्योंकि उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी कि अब रास्ता खुल चुका है। दिन में भी पुराने सूखे कुएं की दिशा से हल्की हल्की गुलाबी चमक दिखाई देने लगी थी। उसे लग रहा था कि वह रोशनी अब उसके भीतर भी उतर रही है, धीरे धीरे, बिना किसी शोर के, इतनी गहरी कि वह खुद से भी छुप रही थी। पीपल के नीचे बैठते ही उसे लगा जैसे रात की ठंड उसके शरीर में नहीं, सीधे मन में उतर रही हो। गुलाबी वस्त्र पहनकर उसने कांपते हाथों से हंस का चित्र बनाया। जब पहली बार मंत्र बोला तो आवाज उसकी अपनी नहीं लगी, जैसे किसी और ने उसके होंठों से शब्द उधार ले लिए हों। जंगल एकदम शांत था, फिर भी उसे चारों ओर से सरसराहट सुनाई दे रही थी, मानो सूखे पत्ते नहीं बल्कि यादें आपस में रगड़ खा रही हों। हर शब्द के साथ उसकी छाती में दबा गुस्सा उभर आता। कर्ज, बेबसी और टूटे हुए सपनों की आग एक साथ भड़क उठती। पीपल की जड़ों के पास मिट्टी से वही गुलाबी महक उठी जो अब उसे मीठी नहीं बल्कि चुभती हुई लग रही थी। उसी में सड़ी मिट्टी की बदबू घुलकर उसके मन को उलझन से भर देती। मंत्र आगे बढ़ा तो मन के भीतर बंद पड़े दरवाजे चरमराकर खुलने लगे। उसे लगा जैसे बरसों पुराना कोई घाव फिर से हरा हो गया हो। मंदिर की दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं। उनका कोई शरीर नहीं था, फिर भी वे चलती दिखाई दे रही थीं, दीवार से उतरकर जमीन पर फिसलती हुई। अचानक उसे कविता वर्मा की आवाज सुनाई दी, बहुत पास से, जैसे वह उसके कान के ठीक पास खड़ी हो। लेकिन आंखें खोलने पर सामने सिर्फ धुंध थी। यह खालीपन और भारी हो गया, क्योंकि जिस चेहरे को वह खोज रहा था वह कहीं नहीं था, फिर भी उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। कुछ ही देर में कुएं की दिशा से हवा बदली और पानी के ऊपर गुलाबी भंवर बनने लगा। पेड़ों से पत्ते गिरने लगे, लेकिन वे पत्ते नहीं, छोटे छोटे फूल जैसे थे जो हवा में घूमते हुए उसकी गोद में आकर गिर रहे थे। यह सुंदरता डर से भरी थी, क्योंकि हर फूल के साथ उसके दिल पर अजीब सा दबाव बढ़ता जा रहा था। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी गर्दन के पीछे उंगलियां रख दी हों। फिर भी उसने मंत्र नहीं रोका। भले ही गला सूख गया था, लेकिन हर शब्द के साथ एक अजीब सा सुकून भी मिल रहा था, ऐसा सुकून जो उसे अपनी हालत भूलने पर मजबूर कर रहा था। अचानक हवा और ठंडी हो गई और उसके सामने उसके पिता का चेहरा उभर आया, वही चेहरा जिसे उसने चिता की आग में खो दिया था। उनके होंठ बिना हिले कुछ कह रहे थे, लेकिन आवाज सीधे उसके दिमाग में उतर रही थी, जैसे किसी ने यादों पर उंगली रख दी हो। वह कांप उठा, लेकिन मंत्र की धुन रुकने के बजाय और तेज हो गई। उसे लगा कि पिता की आंखें भी गुलाबी चमक से भरी हैं और वही चमक अब उसके भीतर उतर रही है। इस डर में भी एक अजीब सा अपनापन था, मानो बरसों बाद कोई अपना पास आ गया हो, चाहे वह कितना ही भयावह क्यों न हो। धीरे धीरे उसका शरीर शून्य होने लगा, लेकिन मन पहले से कहीं ज्यादा जाग गया। हर सांस के साथ भीतर कोई और गहराई से उतर रहा था। मंदिर की दीवारें स्थिर नहीं लग रही थीं, जैसे वे सांस ले रही हों। पीपल के पत्ते अपने आप हिलते, रुकते और फिर हिलने लगते, और उसी लय में उसका दिल भी धड़कने लगता। कविता की आवाज फिर सुनाई दी, इस बार रोती हुई। पास कोई नहीं था, फिर भी उस खालीपन में किसी के होने का एहसास उसे थामे हुए था। मंत्र समाप्ति की ओर बढ़ा तो उसे अपने चेहरे पर गर्माहट महसूस हुई। होंठ अपने आप मुड़ गए, लेकिन यह मुस्कान उसकी नहीं लगी। यह ऐसी मुस्कान थी जो भीतर से नहीं, कहीं और से आई थी। आंखें खोलते ही उसने देखा कि फूल अब भी हवा में घूम रहे थे, लेकिन उनके बीच एक परछाई खड़ी थी जो धीरे धीरे घुल रही थी। उसके जाते ही हवा सामान्य हो गई, मगर उसके जाने का खालीपन उसके मन में रह गया, भारी और स्थायी। जब वह उठा तो पैर जमीन पर टिके हुए नहीं लग रहे थे, जैसे वह किसी और ही जगह खड़ा हो। चारों तरफ वही गुलाबी महक फैली थी, लेकिन अब उसमें डर कम और खिंचाव ज्यादा था। वह समझ चुका था कि कुछ बदल गया है। यह सिर्फ पहली रात नहीं थी, बल्कि एक लंबे और खतरनाक सफर की शुरुआत थी। उसने पुराने सूखे कुएं की ओर देखा।
पानी शांत था, लेकिन उसकी सतह के नीचे हलचल छुपी हुई थी। वही हलचल अब उसके मन के भीतर भी चलने लगी थी। तीसरी रात पीपल के नीचे बैठते ही हवा थम गई, जैसे जंगल ने सांस रोक ली हो। गुलाबी धुंध जमीन से उठने लगी और उसी धुंध के बीच एक सुंदर स्त्री का रूप बनता चला गया। उसका चेहरा चांद जैसा शांत था, लेकिन आंखों में अजीब आग थी, जैसे प्रेम और तबाही एक साथ भरी हो। आदित्य की गर्दन ठंडी पड़ गई, हाथ सुन्न हो गए, फिर भी वह नजर नहीं हटा पाया। उस स्त्री के पीछे दो और स्त्रियां खड़ी थीं, जो पंखा झुला रही थीं। उनके चेहरों पर आंखें नहीं थीं, फिर भी लगता था कि वे हर हरकत देख रही हैं। उनके पास से आती हवा में गुलाब की तेज खुशबू थी, लेकिन उसके नीचे सड़ी मिट्टी की गंध मन को बेचैन कर रही थी। वह स्त्री आगे बढ़ी तो आदित्य का दिल ऐसे धड़का जैसे कोई भीतर से दरवाजा पीट रहा हो। भारी लेकिन मीठी आवाज में उसने कहा कि वही है जिसका मन सबसे खाली है, इसलिए उसे चुना गया है। यह सुनकर उसे लगा जैसे किसी ने उसकी सारी कमजोरियां गिन ली हों। पसीना बहने लगा, लेकिन शरीर हिल नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने मां का बीमार चेहरा घूम गया। अगले ही पल वही मां हंसती हुई सामने खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह दृश्य देखकर आदित्य सिंह की आंखें अपने आप भर आईं। दिल के किसी कोने में राहत की हल्की सी लहर उठी, लेकिन उसी के साथ डर कई गुना बढ़ गया। उसके मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था कि यह सब इतना आसान कैसे हो सकता है। जिस स्त्री का रूप अभी धुंध से निकला था, वह अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की कोई आहट नहीं थी, फिर भी हर कदम के साथ आदित्य का दिल और भारी होता चला गया। वह स्त्री उसके बिल्कुल पास आकर रुकी। उसके कान के पास होंठ लाकर बहुत धीमे, लगभग फुसफुसाहट में बोली कि अब उसका हर दर्द, हर आंसू और हर कमजोरी उसका खेल है। शब्द बहुत छोटे थे, लेकिन उनके साथ दिल पर ऐसा बोझ उतरा कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया। आदित्य को लगा जैसे उसके भीतर छुपी हर बात, हर डर और हर लालसा किसी ने खोलकर देख ली हो। उसी क्षण हवा तेज हो गई। गुलाबी धुंध उसके चारों ओर घूमने लगी और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो जमीन उसके पैरों के नीचे नरम पड़ गई हो, जैसे वह किसी और ही जगह खड़ा हो। दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या सच, लेकिन मन में एक अजीब सा सुकून भी भरने लगा। ऐसा सुकून जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखकर भरोसा दिला दिया हो कि अब सब संभल जाएगा। कुछ पल के लिए उसे लगा कि सब ठीक है। फिर अचानक उसकी नजर उन दो स्त्रियों पर पड़ी जिनके चेहरों पर आंखें नहीं थीं। उनके चेहरे सपाट और निर्जीव थे, फिर भी उन्हें देखते ही ऐसा लगा जैसे वे उसकी सोच पढ़ रही हों। हवा में पंखों की आवाज और भारी हो गई और उसी के साथ उसके भीतर दबा डर उफनने लगा। उसने खुद से कहा कि अभी उठकर भाग जाना चाहिए, लेकिन उसका शरीर उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। आंखों के सामने गुलाबी रोशनी नाच रही थी और उसी रोशनी में उस स्त्री का चेहरा कभी पास आता, कभी दूर चला जाता, जैसे वह जानबूझकर उसे उलझा रही हो। तभी वही भारी आवाज फिर सुनाई दी, जिसने कहा कि अब उसका जीवन उसी का है। यह सुनते ही उसके सीने में तेज जलन सी उठी, जैसे किसी ने दिल पर उंगली रख दी हो। मां का मुस्कुराता चेहरा धीरे धीरे धुंध में घुल गया और उसकी जगह एक अजीब सा खालीपन भर गया। उसे महसूस हुआ कि उससे कुछ छिन गया है, लेकिन वह यह समझ नहीं पाया कि क्या। कुछ देर बाद हवा फिर ठंडी पड़ गई। जंगल की आवाजें लौट आईं, लेकिन उसके भीतर अब कुछ और चल रहा था जिसे वह रोक नहीं पा रहा था। जब गुलाबी धुंध धीरे धीरे हटने लगी तो वह अकेला खड़ा था, मगर यह अकेलापन पहले जैसा नहीं था। अब यह भारी था, चिपकने वाला। उसने अपने हाथों की ओर देखा। वे हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई थी, जिसे वह खुद भी पहचान नहीं पा रहा था। उसे साफ लग रहा था कि जो कुछ अभी हुआ है वह अंत नहीं, बल्कि किसी बड़ी शुरुआत का संकेत है। ऐसी शुरुआत जो उससे बहुत कुछ मांगने वाली है। सुबह होते ही आदित्य सिंह को ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी दुनिया रातों रात बदल गई हो। जिस मां को वह महीनों से बिस्तर पर पड़ा देख रहा था, वह अपने पैरों पर खड़ी थी। हाथ अभी भी कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। वह धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली और बिना किसी सहारे के आंगन तक आ गई। यह देखकर आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने खेतों की ओर नजर डाली तो सूखी मिट्टी पर हरी घास उगाई थी, जैसे बरसों की बारिश एक ही रात में उतर गई हो। खुशी के साथ साथ डर भी उसके दिल में घर कर गया, क्योंकि यह सब इतना जल्दी कैसे संभव था। उसकी आंखों के सामने रात की गुलाबी धुंध घूम गई
और कानों में वही हंसी गूंजने लगी जो अब बाहर नहीं बल्कि उसके सिर के भीतर सुनाई दे रही थी। कविता वर्मा यह सब देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। वह मां के पैरों से लिपट गई और बार बार कहने लगी कि अब सब ठीक हो गया है। लेकिन आदित्य ने जब दीवार पर अपनी परछाई देखी तो उसका दिल बैठ गया। उसकी परछाई दो हिस्सों में बंटी हुई थी। एक उसके साथ साथ चल रही थी और दूसरी थोड़ी देर से जैसे पीछे रह गई हो। उसने आंखें मसलकर फिर देखा, लेकिन परछाई वैसी ही बनी रही। वह किसी से कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि उसे डर था कि यह नई नई आई खुशी कहीं पल भर में टूट न जाए। उसी क्षण उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहां कोई नहीं था। गांव के लोग अब उसे किस्मत वाला कहने लगे थे। जो खेत सूखे पड़े थे वे हरे भरे हो चुके थे। मां ठीक हो गई थी और घर में बरसों बाद हंसी लौटी थी। मगर इस सब के बीच उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन बढ़ता जा रहा था, जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। वह लोगों से बात करता, लेकिन भीतर से उसे लगता कि शब्द उसके अपने नहीं हैं। रात को जब सब सो जाते तो वह अकेला आंगन में बैठकर पुराने सूखे कुएं की ओर देखता रहता। वहां से अब भी हल्की गुलाबी चमक दिखाई देती थी और उसे लगता कि कोई उसे लगातार देख रहा है। उसका दोस्त विलास ये सब देखकर चुप नहीं रह सका। उसकी आंखों में जलन साफ झलकने लगी थी। वह खेतों में घूमते हुए बार बार कुएं की दिशा में देखता और फिर बिना किसी को बताए उस ओर चला जाता। एक रात आदित्य ने उसे कुएं के पास खड़ा देखा। उसके हाथों में कुछ फूल थे और होंठ हिल रहे थे, जैसे वह किसी से बात कर रहा हो। आदित्य ने आवाज दी, लेकिन विलास ने मुड़कर नहीं देखा। उसके चारों ओर हवा अजीब तरह से घूम रही थी और उसमें वही गुलाबी खुशबू तैर रही थी जो अब आदित्य के लिए डर की निशानी बन चुकी थी। उस रात आदित्य बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद नहीं आई। जैसे ही आंखें बंद की, वही हंसी गूंजने लगी। यह हंसी अब जंगल से नहीं बल्कि उसके भीतर से आती महसूस हो रही थी। हर धड़कन के साथ उसे लगता कि कोई उसके मन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। दिन बीतते गए, लेकिन रातें और भारी होती चली गईं। हर रात सपनों में वही गुलाबी धुंध और गाढ़ी होती जाती, जैसे कोई उसके मन को धीरे धीरे निगल रहा हो। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो खुशी उसे मिली है वह सच है या किसी जाल का हिस्सा। एक आधी रात को उसे लगा जैसे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। आंख खोली तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन कानों में वही भारी आवाज गूंजी, अब असली खेल शुरू हो गया है। यह सुनते ही उसका शरीर ठंडा पड़ गया। उसी पल उसे एहसास हो गया कि जो कुछ हुआ है वह वरदान से ज्यादा किसी बड़े और खतरनाक जाल की शुरुआत है। कभी खिड़की के धुंधले शीशे में तो कभी पानी की शांत सतह पर उसे अपनी नहीं बल्कि दो अलग अलग परछाइयां दिखाई देने लगी थीं। कविता वर्मा अब हर छोटी सी आहट पर चौंक जाती थी। सूरज ढलते ही वह घर के सारे दरवाजे भीतर से बंद कर लेती, फिर भी उसके सीने की घबराहट कम नहीं होती। पुराने सूखे कुएं की दिशा से आने वाली अजीब आवाजें अब सिर्फ सुनाई नहीं देती थीं, बल्कि माधवपुर, उत्तर प्रदेश की गलियों में फैलने लगी थीं। ऐसा लगता जैसे कोई अनदेखी शक्ति दूर बैठकर सबको यह याद दिला रही हो कि जो शुरू हुआ था वह अभी खत्म नहीं हुआ है। रात और गहरी हुई तो आदित्य सिंह के कानों में फिर वही खनकती हुई हंसी गूंज उठी। इस बार वह हंसी बाहर से नहीं, उसके भीतर से आती महसूस हुई। उसने जैसे ही आंखें मूंदी, उसे कात्यायनी यक्षिणी की मुस्कान दिखाई दी। उस मुस्कान के पीछे वही घना काला साया था जिसका चेहरा दिखाई नहीं देता था, फिर भी उसकी मौजूदगी ही डर पैदा करने के लिए काफी थी। उसी क्षण आदित्य को महसूस हुआ कि सिर्फ उसके दोस्त की परछाई ही नहीं बदली है, बल्कि उसका अपना मन भी किसी और के हाथों में जा रहा है। यह बदलाव किसी ऐसे जाल का हिस्सा था जिससे निकलना अब आसान नहीं रहने वाला था। धीरे धीरे आदित्य को अपने ही बोले हुए शब्द अजनबी लगने लगे। कई बार वह अकेला बैठा होता और अचानक खुद से बहस करने लगता, जैसे उसके भीतर कोई दूसरा बैठा हो। वह आवाज उसे रोकती, उकसाती और हर बात पर ताना मारती। आईने में वह खुद को देखता तो होंठ हिलते दिखाई देते, लेकिन दिमाग यह याद नहीं रख पाता कि उसने अभी अभी क्या कहा। रात को लेटते समय उसे ऐसा लगता मानो कोई उसके अंदर बैठकर उसकी सांसों की गिनती कर रहा हो। जैसे ही उसका ध्यान भटकता, वही भारी फुसफुसाहट गूंज उठती, अब तुम अकेले नहीं हो। कविता यह सब चुपचाप देख रही थी। पहले आदित्य की आवाज में अपनापन और नरमी होती थी, लेकिन अब वही आवाज आदेश जैसी कठोर हो गई थी। वह बिना वजह गुस्सा करने लगा था। कई बार उसकी जबान से ऐसे शब्द निकलते जो उसके नहीं लगते थे,
जब वह कविता को देखता तो उसकी नजर में प्यार नहीं बल्कि किसी अजनबी की ठंडी जांच होती। रात को उसके पास लेटते हुए कविता कांपने लगी थी, क्योंकि उसे लगने लगा था कि बिस्तर पर आदित्य नहीं, कोई और लेटा है। मंदिर की दीवारें अब हर रात बदलने लगी थीं। जहां पहले सिर्फ सीलन के धब्बे दिखते थे, अब वहां चेहरे उभर आते थे। खुली आंखें, बिना झपकती पलकें। वे चेहरे न हंसते थे, न रोते थे, बस घूरते रहते थे, जैसे किसी को परख रहे हों। गुरुदेव नीलकंठ ने यह सब देखा तो सिर झुका लिया। उन्होंने कहा कि यह भय मन के भीतर से निकलकर बाहर आ रहा है। उनके शब्द सीधे थे, लेकिन उनकी आंखों में छिपा डर बता रहा था कि यह केवल शुरुआत है। आदित्य के कानों में अब फुसफुसाहट रुकती ही नहीं थी। कभी वह आवाज कहती कि अब उसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वह खुद उसी का हिस्सा बन चुका है। यह सुनते ही आदित्य का दिल तेज धड़कने लगता। वह खुद को कसकर पकड़ता, लेकिन फिसलती सांसें उसे और कमजोर बना देती। जब वह पुराने सूखे कुएं के पास जाता तो उसे पानी में दो परछाइयां दिखती, जबकि वहां कोई नहीं होता। उसे लगता कि उसका ही एक हिस्सा उससे अलग होकर कहीं और चला गया है। एक रात कविता को अपने नाम की पुकार सुनाई दी। आवाज साफ थी, लेकिन उसमें आदित्य का लहजा नहीं था। वह दरवाजे तक पहुंची, बाहर कुछ नहीं मिला। लौटकर कमरे में आई तो आदित्य गहरी नींद में था, लेकिन उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे कोई और बोल रहा हो। सुबह उठने पर उसकी हथेलियों पर खरोंचें थीं, मानो वह नींद में खुद से लड़ता रहा हो, और उसे याद भी नहीं था कि यह सब कैसे हुआ। दिन बीतते गए। आदित्य को अब समझ नहीं आता था कि जो डर वह महसूस कर रहा है वह बाहर से आ रहा है या उसके भीतर से। हर रात कोई ना कोई आवाज, कोई ना कोई चेहरा, कोई ना कोई इशारा उसे यह याद दिलाता कि मन का अंधेरा बाहर निकल चुका है और इसे वापस भेजना आसान नहीं होगा। रात होते ही पूरी बस्ती पर गुलाबी रंग की हल्की धुंध उतरने लगी। पहले यह सिर्फ पुराने सूखे कुएं तक सीमित थी, लेकिन अब हर गली, हर आंगन में फैल जाती थी। लोग सोते ही अजीब सपनों से जाग जाते। किसी को लगता कोई पास बैठा है, किसी को लगता किसी ने कंधे पर हाथ रखा है। आदित्य छत पर खड़ा यह सब देखता और महसूस करता कि यह धुंध सिर्फ हवा में नहीं, लोगों के मन में भी घुस रही है। बच्चे रोते हुए उठते और कहते कि किसी ने उनके कान में हंसकर कुछ कहा है। कोई बच्चा बताता कि एक सुंदर औरत ने उसे खेलने बुलाया। डर के साथ बच्चों की आंखों में एक अजीब चमक भी होती, जैसे उस आवाज में कुछ मीठा मिला हो। पेड़ों पर अचानक नई कोपलें फूटने लगी थीं। जहां सालों से हरियाली नहीं थी, वहां एक ही रात में जीवन लौट आया था। यह दृश्य सुंदर भी था और डरावना भी। कविता दिन में भी असहज रहने लगी। उसे हर पल लगता कोई उसकी पीठ पीछे खड़ा है। गुरुदेव नीलकंठ ने कहा कि यह धुंध मन और आत्मा के बीच की दीवार तोड़ रही है। जब यह दीवार गिरती है तो इंसान खुद का नहीं रहता। उसी रात आदित्य को समझ आ गया कि जो कुछ हो रहा है उसकी शुरुआत उसी से हुई थी। मंत्र, दर्शन, वरदान सब उसी के इर्द गिर्द घूम रहे थे, और उसी एहसास के साथ पूरे माधवपुर में गुलाबी धुंध और गाढ़ी हो गई। उसी धुंध के बीच एक स्त्री की हंसी फैल गई, इतनी साफ कि हर दीवार, हर दिल उसे सुन सका। दीवारों पर पड़ती छायाएं कभी हिलती, कभी अचानक स्थिर हो जाती। गुरुदेव नीलकंठ यह सब देखते रहते और देर तक मौन साधे बैठे रहते। जब वे बोलते तो उनके शब्दों में डर नहीं बल्कि गहरी थकान होती। उन्होंने कहा कि यह केवल किसी बाहरी शक्ति का प्रभाव नहीं है, बल्कि मन की उन दरारों से निकला हुआ सच है जिन्हें अब छिपाया नहीं जा सकता। जब भीतर की दरारें खुलती हैं तो बाहर की चीजें भीतर घुसने लगती हैं। उनकी आवाज से ऐसा लगता था जैसे वे जानते हों कि यह रास्ता अब वापस मुड़ने वाला नहीं है। आदित्य सिंह के भीतर सवाल उगने लगे थे। क्या वह सच में वही इंसान है जो पहले हुआ करता था, या अब वह किसी और की परछाई बन चुका है? वह आईने में देखता तो चेहरा वही दिखता, लेकिन आंखों के पीछे कोई और बैठा महसूस होता। कई बार उसे लगता कि उसके विचार उससे पहले ही तय हो जाते हैं, मानो किसी ने उन्हें पहले से लिख दिया हो। वह कुछ बोलता और खुद ही सुनकर चौंक जाता। यह एहसास धीरे धीरे गहराता गया कि अब उसका मन पूरी तरह उसका अपना नहीं रहा। पुराने सूखे कुएं का पानी अब साफ नहीं दिखता था। सतह के नीचे कभी कभी लाल सी झलक तैर जाती, जैसे किसी ने उसमें रंग घोल दिया हो। पानी हिलता तो लहरों के बीच चेहरों की आकृतियां उभरती और अगले ही पल गायब हो जाती। रात के समय वहां खड़े होने पर हवा में वही मीठी लेकिन भारी गंध फैल जाती जो अब पहचान बन चुकी थी। एक रात आदित्य ने पानी में झांका
तो उसे लगा कि उसकी ही आंखें उसे घूर रही हैं। अगले ही क्षण सब कुछ शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर एक आधी रात ऐसी आई जब पूरा माधवपुर, उत्तर प्रदेश एक साथ जाग उठा। न किसी ने घंटी बजाई थी, न कोई चीख सुनाई दी थी, फिर भी हर घर में लोग उठकर बैठ गए। सबने एक ही बात कही, उन्होंने सपना देखा था। सपने अलग अलग थे, लेकिन एहसास एक सा था, किसी स्त्री की मौजूदगी और उसके पीछे फैलता गहरा अंधेरा। सन्नाटा इतना घना था कि लोगों को अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। उस रात गुलाबी धुंध पहले से कहीं ज्यादा गाढ़ी थी और आसमान ऐसा लग रहा था मानो धरती के और करीब झुक आया हो। अगले दिन डर हवा में घुला रहा। लोग बात करते हुए भी बार बार पीछे मुड़कर देखने लगे। बच्चों की हंसी जैसे अचानक गायब हो गई थी। विलास फिर से अपने कमरे में बंद रहा। कागजों पर कुछ लिखते हुए कविता वर्मा ने आदित्य का हाथ पकड़ा तो उसे लगा जैसे वह किसी और का हाथ थामे हुए है। गुरुदेव ने कहा कि जब पूरे गांव के सपने एक जैसे हो जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि किसी ने कोई रास्ता खोल दिया है। यह सुनते ही आदित्य के भीतर कुछ टूट सा गया, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि उस रास्ते की चाबी शायद उसी के पास है। रात होते ही वही फुसफुसाहट लौट आई। इस बार आवाज नरम थी, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा पास। उसने कहा कि सवाल अच्छे हैं, क्योंकि सवाल ही दरवाजे खोलते हैं। आदित्य ने आंखें बंद की तो उसे लगा कि कोई उसकी यादों को पलट रहा है, जैसे किताब के पन्ने उलटे जा रहे हों। हर पल के साथ डर बढ़ता गया, लेकिन उसके साथ साथ एक अजीब सा आकर्षण भी। वह जानता था कि यह रास्ता खतरनाक है, फिर भी उसका मन पीछे हटने को तैयार नहीं था। नींद आई तो सपने में उसने खुद को अपने बचपन के घर में देखा। घर वहीं था, लेकिन उसके दरवाजे भीतर की ओर खुलते ही नहीं थे। हर दरवाजे के पीछे गुलाबी रोशनी थी और हर रोशनी के पीछे एक सवाल। वह घबराकर जाग उठा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और कानों में वही धीमी हंसी गूंज रही थी, जो अब दूर नहीं बल्कि बिल्कुल पास महसूस हो रही थी। धीरे धीरे दिन और रात का अंतर मिटने लगा, मानो समय की रेखा खिसक कर किसी अजीब मोड़ पर आ टिकी हो। कभी अंधेरा ढलते ही सुबह की रोशनी फैल जाती, तो कभी दिन के बीच अचानक ठंडी रात उतर आती। आदित्य को लगने लगा कि किसी ने समय की घड़ी उलटी घुमा दी है। एक ही दिन उसे दो दो बार घटता महसूस होता और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता। उसके विचारों के पीछे एक परछाई चलती रहती और कई बार वही परछाई बोल उठती। विलास की आंखों में अब जो मुस्कान बस गई थी, वह आदित्य को भीतर तक हिला देती थी। वह जब भी मिलता, एक धीमी सी मुस्कान उसके होंठों पर तैर जाती, जैसे किसी ने उसे कोई गहरा रहस्य सौंप दिया हो। एक रात आदित्य ने देखा कि विलास खिड़की के शीशे में अपना चेहरा देखकर हंस रहा था, लेकिन शीशे में उसका प्रतिबिंब उसी तरह नहीं हिल रहा था। चेहरा आगे मुस्कुरा रहा था और परछाई पीछे ठहरी हुई थी। उस दृश्य ने आदित्य के भीतर ऐसी बेचैनी भर दी, मानो किसी ने उसकी अंदरूनी सीमाएं हिला दी हों। कविता की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह मंदिर में रातें बिताने लगी, लेकिन वहां भी सुकून नहीं मिलता था। मंदिर की ठंडी स्याही सी दीवारें अब सहारे जैसी लगती थीं, लेकिन सहारा देती नहीं थीं। वह आदित्य की आंखों में झांकती तो परिचय दिखता, लेकिन वह परिचय उसका नहीं होता। कभी कभी उसकी आंखों में एक क्षणिक चमक आती और तुरंत ठंडी लकीर में बदल जाती। मंदिर की घंटी बजती तो उसकी गूंज असामान्य रूप से देर तक हवा में ठहरी रहती। गुरुदेव नीलकंठ की चिंता अब साफ झलकने लगी थी। वे पुरानी पुस्तकों को पलटते रहते और कहते कि मन और आत्मा के बीच की सीमा टूट चुकी है। अब साधारण उपाय काम नहीं करेंगे, क्योंकि नियम टूट चुके हैं और टूटे हुए नियमों का असर अनियमित और खतरनाक होता है। पुराने सूखे कुएं के पास खड़े होकर आदित्य ने पहली बार दो दिलों की धड़कन सुनी, एक उसकी अपनी और दूसरी कोई धीमी, भारी सी, जो किसी और की मौजूदगी का एहसास करा रही थी। उसी क्षण उसे समझ आया कि उसका हृदय अब अकेला नहीं रहा। गांव के छोटे छोटे काम भी अब सामान्य नहीं रहे थे। हर गली, हर घर के बीच एक अनकही दूरी खिंच गई थी। जैसे ही किसी घर का दरवाजा बंद होता, भीतर से किसी दबे हुए चीखने की आहट सुनाई देने लगती। लोग रात में नींद से उठकर बाहर निकल आते और खाली आंगन में खड़े रह जाते, मानो किसी संकेत का इंतजार कर रहे हों। कोई कुछ बोलता नहीं था, पर सब जानते थे कि यह खामोशी यूं ही नहीं है। मंदिर के पास खड़े पुराने पेड़ की छाल अपने आप उधड़ने लगी थी। अजीब बात यह थी कि सूखी डालियों पर हरी हरी कोपलें भी फूट आई थीं। यह बदलाव प्राकृतिक नहीं लग रहा था, यह किसी और नियम की मौजूदगी का इशारा था।
जिन लोगों ने जीवन में कभी ऐसी घटनाओं की कहानियां नहीं सुनी थीं, उनके भीतर भी अब बेचैनी घर करने लगी थी। समय जैसे अपनी सीधी चाल छोड़ चुका था और इसका असर लोगों के मन पर गहराता जा रहा था। सपने, यादें और सच्चाई, तीनों के बीच की रेखाएं धुंधली पड़ गई थीं। आदित्य सिंह के भीतर एक अजीब सी उथल पुथल चल रही थी। कभी वह अपने बचपन की यादों में खो जाता और अगले ही पल महसूस करता कि उन पलों के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है, जैसे किसी ने उसकी यादों की किताब खोलकर कुछ पन्ने बदल दिए हों और उन पर नए चित्र उकेर दिए हों। अब वही बदली हुई यादें उसके वर्तमान को चुनौती दे रही थीं। एक रात उसने सपना देखा कि उसका बचपन का घर दरवाजों से नहीं बल्कि खिड़कियों से खुलता है और हर बार खुलने पर भीतर से गुलाबी रोशनी फूट पड़ती है। यह दृश्य उसे डराता भी था और किसी अनजाने आकर्षण से खींचता भी था। विलास की अजीब मुस्कान का असर अब पूरे माधवपुर, उत्तर प्रदेश पर पड़ने लगा था। लोग कहने लगे थे कि वह पहले जैसा नहीं रहा। किसी के पास इसका ठोस जवाब नहीं था। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि उसे गुरुदेव नीलकंठ के पास ले जाना चाहिए। जब गुरुदेव ने उससे मिलने की कोशिश की तो विलास के चेहरे पर एक बनावटी शांति थी, ठीक वैसी शांति जो अक्सर किसी बड़े खतरे से पहले दिखाई देती है। उसने गुरुदेव की बातों को हल्की हंसी में टाल दिया और रात को अपने कमरे में बैठकर किसी अनजानी भाषा में बुदबुदाने लगा। उस बुदबुदाहट में एक अजीब ताल थी जो सुनने वाले की धड़कन को छू जाती थी। कविता वर्मा अब अक्सर सुनसान रास्तों पर अकेली चल पड़ती थी। भीतर एक अजीब सी रुकावट थी। वह चाहती थी कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन उसका मन किसी और ही सच्चाई को मानने पर अड़ा हुआ था। जब भी वह आदित्य के पास बैठती, उसे लगता कि अब उनकी सांसें एक साथ नहीं चलती। कभी उसकी सांस पहले थम जाती तो कभी आदित्य की। यह बिगड़ता हुआ तालमेल उनके रिश्ते में एक नई दूरी पैदा कर रहा था। उसने कई बार चाहा कि दोनों साथ मिलकर गुरुदेव के पास जाएं, लेकिन गुरुदेव ने साफ कह दिया कि यह लड़ाई बाहरी नहीं बल्कि भीतर की है और इसका सामना अकेले ही करना होगा। रात के दिनों में कोई भी दृश्य अब साधारण नहीं रहा था। दीपक अपने आप बुझ जाते और कुछ देर बाद फिर जल उठते। घास पर अजीब सी धारियां उभर आती और पानी की सतह पर पल भर के लिए चेहरों की झलक दिख जाती। एक रात पूरा गांव एक साथ बाहर निकल आया। किसी को नहीं पता था कि क्यों। सबकी आंखें एक ही दिशा में टिकी थीं और कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हवा में वही गुलाबी परत गाढ़ी थी और दूर कहीं से किसी स्त्री की धीमी हंसी फैल रही थी। उस हंसी में कोई आदेश नहीं था, पर एक अटल विश्वास था कि जो घट चुका है उससे लौटना आसान नहीं होगा। आदित्य की नींद अब जैसे कहीं खो गई थी। दिन और रात के बीच की सीमा मिट चुकी थी। सपने और हकीकत एक दूसरे में घुलने लगे थे। कभी उसे लगता कि वह पुराने सूखे कुएं के किनारे खड़ा अपनी परछाई देख रहा है और अगले ही पल वह खुद को मंदिर की ठंडी दीवार से सटकर रोता हुआ पाता। उसकी सांसें तेज और अनियंत्रित हो जाती। हर बार जब वह यह समझने की कोशिश करता कि वह इस समय कहाँ है, कोई आवाज उसके कान में फुसफुसा देती, यही सही जगह है। यह फुसफुसाहट इतनी सामान्य लगने लगी थी कि कई बार उसे समझ ही नहीं आता था कि यह आवाज बाहर से आ रही है या भीतर से। एक रात उसने अपने बचपन के पुराने खिलौने की झलक देखी। उसी खिलौने ने उससे ऐसे सवाल पूछे जिन्हें वह खुद भी याद नहीं कर पा रहा था, जैसे किसी ने उसके अतीत में नई पंक्तियां जोड़ दी हों। उसकी छाती कसने लगी और वह उठकर खिड़की के पास चला गया। बाहर सिर्फ गुलाबी धुंध तैर रही थी और हवा में वही अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। कविता ने कई बार देखा कि आदित्य नींद में किसी से बातें कर रहा है। आवाज उसकी अपनी नहीं लगती थी, कभी भारी और गहरी, कभी फुसफुसाहट जैसी। वह पूछती, किससे बात कर रहे हो? आदित्य आंखें खोलता, बात रोक देता और एक अजनबी मुस्कान ओढ़ लेता। यही मोड़ कविता के लिए सबसे भारी था। जहां पहले अपनापन और गर्माहट थी, वहां अब आदेश और खालीपन आ चुका था। कई बार उसने महसूस किया कि आदित्य की उंगलियां उसके कंधे पर टिकती हैं, लेकिन स्पर्श में ठंडक होती है, जैसे हाथ किसी और के हों। गांव के लोग बताने लगे कि वही स्त्री उन्हें भी सपनों में दिखती है। कोई कहता कि वह हंसती है, कोई कहता कि उसने उससे कुछ मांगा। सबकी कहानियां अलग थीं, पर उनकी धड़कन एक जैसी थी। उस स्त्री की मौजूदगी के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। एक बूढ़ी औरत ने कहा कि उसकी दादी ने भी कभी ऐसा ही कुछ देखा था। यह सुनकर लोग और सिहर गए। गुरुदेव नीलकंठ की चिंता अब खुलकर सामने आने लगी थी।
वे कहते थे कि मन और आत्मा के बीच की दीवार टूट चुकी है और जो भीतर दबा था वह अब बाहर घूम रहा है। उन्होंने पुराने ग्रंथ निकाले, मंत्र पढ़े, लेकिन उनके शब्दों में थकान साफ झलकती थी। उन्होंने गांव वालों से कहा कि जो आया है वह बहुत गहरा है, साधारण उपाय अब काम नहीं करेंगे। पुराने सूखे कुएं के पास रात में अब अजीब आवाजें गूंजने लगी थीं। कभी दो पुकारें एक साथ उठती, कभी अचानक टूट जाती। आदित्य ने एक रात देखा कि पानी की सतह पर हल्की हल्की लहरें उठ रही हैं और उनमें किसी चेहरे की पलक झिलमिला जाती है। उस दृश्य ने उसकी रूह में एक नया डर बिठा दिया, जैसे कोई पुरानी बंद दास्तान फिर से खुलने वाली हो। हर सुबह आदित्य थका हुआ उठता, आंखों के नीचे गहरे घेरे पड़ चुके थे। खेतों में काम करते समय उसे लगता कि उसके कदम किसी और ही ताल पर चल रहे हैं, जैसे उसका शरीर यहां है लेकिन उसकी सोच कहीं और जा चुकी है। उसकी हंसी अब भी किसी बोझ की तरह भारी लगती थी, और जब वह रोता था तो उसके आंसू साधारण नहीं बल्कि गहरे और चुभते हुए होते थे। माधवपुर, उत्तर प्रदेश में अब चीजें पहले जैसी नहीं रहीं। शुरुआत बहुत मामूली घटनाओं से हुई। कभी किसी घर की कुर्सी बिना छुए खिसक जाती तो कभी खिड़की की लोहे की छड़ अचानक नीचे गिर पड़ती। नीचे जमीन पर पड़े पत्थरों पर ऐसे निशान दिखते मानो किसी ने अचानक वहां पैर रखकर दबाव डाला हो। लोग इन घटनाओं को समझने की कोशिश करते, पर भीतर ही भीतर डरते रहते कि कहीं यह सब उन यादों का परिणाम तो नहीं जो धीरे धीरे सच्चाई का स्वरूप बदल रही थी। एक रात गांव के 3-4 लोगों ने एक साथ यह बताया कि उन्होंने बिल्कुल एक जैसा सपना देखा। सपने में एक स्त्री पुराने सूखे कुएं के पास खड़ी थी और उसके पीछे गाढ़ा अंधेरा फैलता चला जा रहा था। यह सुनते ही पूरे गांव में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। कुछ लोग पूरी रात जागकर मंत्र पढ़ते रहे। आधी रात के बाद जब गांव थककर नींद में डूब चुका था, तभी आकाश में एक हल्की लाल रेखा उभरी। उसी पल कुएं की सतह पर झिलमिलाहट फैल गई। उस चमक के साथ ही गांव के घरों से लोग एक एक करके बाहर निकलने लगे, जैसे किसी ने सबके भीतर एक साथ सुई चुभो दी हो। वे बिना कुछ बोले एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। उनकी आंखों में वही धुंधली चमक थी जो अब आदित्य सिंह की आंखों में भी दिखने लगी थी। फिर हवा में वही धीमी परिचित हंसी गूंजी और सब कुछ अचानक शांत हो गया। लेकिन उस रात के बाद किसी के सपने पहले जैसे नहीं रहे। इन सब के बीच आदित्य खुद से लगातार सवाल करता रहा, अब मैं कौन हूं? क्या वह वही इंसान है जो कभी खुलकर हंसा करता था, या अब बस एक ऐसा दरवाजा बन चुका है जिसके भीतर कोई और बसने लगा है? उसे साफ महसूस होने लगा था कि उसके भीतर की दीवारें टूट रही हैं, पर उन दीवारों के गिरने से क्या खो रहा है और क्या भीतर प्रवेश कर रहा है, इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। हर नई सुबह उसके भीतर से कुछ छीन लेती और उसकी जगह एक नया भय छोड़ जाती। बचपन की गलियों से गुजरते हुए भी वह उन्हें पहचान नहीं पाता। वे गलियां अब अनजानी और बदली हुई लगती थीं। अब आदित्य के कानों में दिन के उजाले में भी वही आवाजें गूंजने लगी थीं जो पहले केवल सपनों में आती थीं। खेतों में काम करते समय बच्चों की हल्की रोने की आवाज हो या चूल्हे की राख का बिखरना, हर ध्वनि के पीछे उसे कोई फुसफुसाहट सुनाई देती। वह बार बार रुक जाता, ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश करता कि क्या वही आहट फिर लौट आई है। आवाजें साफ नहीं होती थीं, लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता था। कभी कोई अधूरा नाम, कभी धीमी हंसी और कभी ऐसे शब्द जो पूरे होने से पहले ही टूट जाते। उसे लगता मानो किसी ने उसके दिमाग में अदृश्य धागे डाल दिए हों जो अचानक खींचते और उसे किसी और दिशा में मोड़ देते। यह खिंचाव आता, फिर गायब हो जाता, लेकिन अपने पीछे बेचैनी छोड़ जाता। हर बार ऐसा होने पर उसका काम अधूरा रह जाता और मन एक अजीब घबराहट से भर उठता। कविता वर्मा चुपचाप उसके पास बैठकर यह सब देखती रहती। वह साफ महसूस कर रही थी कि आदित्य भीतर से बदल रहा है। पहले जिस बाहों में सुकून मिलता था, अब वहां कभी कभी अजीब सी ठंडक महसूस होती। जब वह उसकी आंखों में देखती तो लगता जैसे वह किसी और से बात कर रहा हो, जैसे उसके भीतर कोई और मौजूद हो और उसके होंठ बस शब्दों के माध्यम बन चुके हों। कविता ने कई बार सोचा कि शायद यह कोई गंभीर बीमारी है, लेकिन उसके शब्दों में एक अटल दृढ़ता थी, जैसे वे उसके अपने नहीं थे। उसकी आंखें कई बार भर आती, लेकिन वह चुप रहकर बस सुनती रहती, इस उम्मीद में कि शायद सब ठीक हो जाए। अब गांव के घरों से बिना किसी वजह के चीखें सुनाई देने लगी थीं। कभी कपड़े झाड़ते समय कोई चिल्ला उठता, तो कभी खाना बनाते वक्त किसी के हाथ से थाली गिर जाती।
कुछ लोग रात में उठकर बाहर खड़े मिलते, आंखें किसी एक दिशा में टिकाए, मानो किसी संकेत का इंतजार कर रहे हों। ये आवाजें तेज नहीं थीं, लेकिन उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। यह छोटी छोटी दरारें अब बड़े डर में बदल रही थीं। विलास के हाथों पर उभरने वाले गुलाबी निशान अब गहरे और जलते हुए दिखने लगे थे। वे कभी हल्के पड़ते तो कभी ऐसे चमकते कि देखने वाले की रूह कांप जाए। उसने उन्हें छिपाने की कोशिश की, लेकिन वे निशान मिटे नहीं। कुछ ही दिनों में वे एक अजीब सी आकृति में ढल गए, जो बार बार उभर आती। कई रातों तक वह बिना सोए बैठा रहता और किसी अनजान भाषा के शब्द दोहराता रहता। लोग उससे दूरी बनाने लगे और वही दूरी उसे और रहस्यमय बना रही थी। गुरुदेव नीलकंठ की चिंता भी अब छिपी नहीं थी। वे मंदिर में घंटों पुराने ग्रंथों को देखते रहते। उन्होंने साफ कहा कि मन और आत्मा के बीच जो सीमाएं थीं, वे कमजोर हो चुकी हैं। जब ये सीमाएं टूटती हैं तो भीतर छुपी परछाइयां बाहर आने लगती हैं। उनके मंत्रों में अब पहले जैसी शक्ति नहीं थी। मंदिर की दीवारों पर अजीब चेहरे उभरने लगे थे। रात में वे चमकते और दिन में फीके पड़ जाते। लोग कहने लगे थे कि दीवारें अब सिर्फ पत्थर नहीं रहीं, वे यादों को पकड़ने लगी हैं। पुराने सूखे कुएं का हाल सबसे डरावना था। दिन में वह शांत दिखता, लेकिन रात होते ही उसकी सतह रंग बदलने लगती। कभी लाल, कभी गुलाबी, तो कभी गहरे काले प्रतिबिंब उभरते। आदित्य ने एक रात देखा कि पानी में उसकी परछाई दो हिस्सों में बंट गई और फिर गायब हो गई। उस पल उसे यकीन हो गया कि यह सब किसी एक शक्ति की ओर इशारा कर रहा है। एक ऐसी शक्ति जिसका नाम अब हर सांस के साथ गूंजने लगा था, कात्यायनी, यक्षिणी। ये आंतरिक संघर्ष उसे भीतर से लगातार थका रहा था। हर बार जब उसे लगता कि उसने किसी एक डर पर जीत पा ली है, तभी कोई नया भय सामने खड़ा हो जाता। दिन बीतने के साथ साथ माधवपुर, उत्तर प्रदेश का माहौल और भी भारी होने लगा। खेतों में काम करने वाले लोग दोपहर ढलते ही लौट आने लगे। बाजार जो पहले देर तक गुलजार रहता था, अब शाम से पहले ही सूना हो जाता। गांव की बुजुर्ग दादियां और बूढ़े खुलकर कहने लगे थे कि कोई बहुत पुरानी शक्ति फिर से करवट ले रही है और उसे रोकने के लिए साधारण पूजा या राखी अब पर्याप्त नहीं है। गुरुदेव ने कुछ घरों के बाहर मिट्टी से बने चिन्ह बनवाए और कई जगह छोटे छोटे ताबीज टंगवाए। कुछ समय के लिए लगा कि हालात संभल जाएंगे, लेकिन यह शांति अस्थायी थी। जैसे ही रात गहराती, वहीं धुंध दोबारा फैलने लगती और फुसफुसाती आवाजें मन के कोनों में उतर आती। ये सब देखकर आदित्य सिंह को पहली बार महसूस हुआ कि अब सिर्फ डरने का नहीं, बल्कि सामने खड़े होने का समय आ चुका है। हालांकि उसके पास कोई ठोस उपाय नहीं था, केवल एक अस्थिर सी इच्छा थी कि किसी तरह इस अंधकार की जड़ तक पहुंचा जाए। एक रात जब पूरे गांव पर असामान्य सन्नाटा पसरा हुआ था, आदित्य पुराने सूखे कुएं के किनारे अकेला बैठा रहा। तभी उसने वही आवाज सुनी, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं अधिक साफ और भारी थी। वह कह रही थी, अब फैसला हो चुका है, जो आ चुका है वह लौटेगा नहीं। इन शब्दों के साथ ही कुएं की सतह पर हल्की लाल चमक उभर आई। आसपास के पेड़ जैसे एक साथ कांप उठे और हवा में वही जानी पहचानी धीमी हंसी घुल गई। आदित्य की सांसें तेज हो गईं, मगर उसने खुद को संभाल कर वहीं बैठे रहने को मजबूर किया। उसे समझ आ गया कि यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं है, बल्कि किसी और ही स्तर से जुड़ी हुई है। अब उसकी यादों में दरारें और गहरी हो चुकी थीं। बचपन की बातें ऐसे फिसलने लगी थीं जैसे कोई पुराना दस्तावेज हाथ से छूट रहा हो। वह अपने ही घर की गलियों में चलते चलते रुक जाता और सोचने लगता कि क्या यह जगह हमेशा से ऐसी ही थी। कभी उसकी मां मुस्कुराकर पुरानी घटनाएं सुनाती तो वह सिर हिला देता, लेकिन आंखों में उभरता खालीपन उसे भीतर से कचोट देता। रसोई के कोने में रखी पुरानी तस्वीरें भी अब उसे अजनबी लगने लगी थीं, मानो उन चेहरों के पीछे कोई और ही जीवन छुपा हो। कई बार वह किसी स्मृति को पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन शब्द आते आते गायब हो जाते। कभी वह अचानक किसी पुराने रास्ते की ओर बढ़ जाता, लेकिन वहां पहुंचकर उसे लगता कि उस जगह की याद भी बदली हुई है। आवाजें मेल नहीं खाती थीं, खुशियों का एहसास अधूरा लगता था। यह सब उसे डराता भी था और भीतर एक अजीब सा खिंचाव भी पैदा करता था, जो उसे पीछे हटने नहीं देता। हर गुजरते दिन के साथ उसे महसूस होता कि कोई उसकी पहचान के पन्ने धीरे धीरे पलट रहा है और वे पन्ने दोबारा लौटने वाले नहीं हैं। एक शाम कविता वर्मा उसकी गोद में बैठी और बीते दिनों की बातें दोहराने लगी। उसने स्कूल के किस्से,
बचपन की शरारतें और उसकी मां की हंसी तक सब याद दिलाया। आदित्य ने हल्की सी मुस्कान के साथ बात बदल दी और उन यादों को नकार दिया। ऐसा नहीं था कि वह सब भूल गया था, बल्कि उसके भीतर कोई और शक्ति उन स्मृतियों को दूर धकेल रही थी। कविता की आंखों में दर्द भर आया। वह बार बार कहती रही कि यही तो उनका सच है, लेकिन आदित्य के शब्द जैसे किसी और की आवाज में ढलते जा रहे थे। विलास का बदलना अब साफ नजर आने लगा था। वह धीरे धीरे आदित्य की ही तरह बोलने लगा था, उन्हीं शब्दों और उसी लहजे में। गांव में जब लोग मिलते तो वह उसी तरह हंसता और वही इशारे करता। ऐसा लगता जैसे उसने आदित्य की आदतें उधार नहीं बल्कि चुरा ली हों। एक दिन चौपाल पर उसने आदित्य के बचपन का वही गीत गुनगुना दिया जो कविता अक्सर सुनाया करती थी, लेकिन उसकी आवाज में वह अपनापन नहीं था, बल्कि एक ठंडा सा खालीपन था। लोग उससे दूरी बनाने लगे, क्योंकि यह नकल साधारण नहीं बल्कि डर पैदा करने वाली थी। गुरुदेव नीलकंठ ने एक शाम गांव के बीच आकर साफ कहा कि यह कोई सामान्य भूल नहीं है, यह मन की पहचान टूटने का संकेत है। उन्होंने बताया कि जब इंसान खुद को पहचानना छोड़ देता है, तब आत्मा के भीतर अजनबी शक्तियां जगह बना लेती हैं। यह समस्या साधारण मंत्रों से नहीं सुलझेगी, इसकी जड़ तक जाना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यह लड़ाई किसी एक की नहीं, पूरे गांव की है। अब गांव के लोग आदित्य से कतराने लगे थे। पहले जो लोग रोज उससे मिलने आते थे, वे अब नजरें चुराने लगे। उसकी आहट पर कई घरों के दरवाजे बंद हो जाते। यह अलगाव उसे भीतर से तोड़ने लगा। रातों में पुराने सूखे कुएं से उठती हल्की रोशनी अब और तेज हो गई थी। पहले जो रोशनी छुप छुप कर दिखती थी, अब वह स्थिर होकर जलने लगी थी। लोग कहते थे कि उस रोशनी के पास जाने वाले अपनी पहचान खो बैठते हैं। यह सब देखकर आदित्य को यकीन होने लगा कि उसकी पहचान भी उसी रोशनी के दायरे में आ चुकी है। उसे अक्सर लगता कि वह खुद से फिसल रहा है। बचपन की स्मृतियां धुंधली पड़ चुकी थीं और उनकी जगह नए नए भ्रम जन्म ले रहे थे। कई बार वह खुद से पूछता, अगर मैं अपना नाम भूल जाऊं तो क्या बचेगा? नाम याद रहता था, लेकिन उसका अर्थ कहीं खो चुका था। उससे जुड़ी छोटी छोटी चीजें अब साफ इशारा देने लगी थीं कि कहीं ना कहीं एक गहरी दरार पैदा हो चुकी है। किसी खास पगड़ी की गंध, किसी पुराने गीत की धुन या किसी शाम की परिचित हवा अब उसे अपनापन नहीं देती थी। आदित्य सिंह कई बार आईने के सामने खड़ा होकर अपने ही चेहरे को टटोलने की कोशिश करता, मगर उंगलियों के स्पर्श के साथ भी उसे वही खालीपन महसूस होता, जैसे चेहरा तो सामने है पर उसकी पहचान कहीं और छूट गई हो। ऐसा लगता मानो उसने अपना नक्शा देख लिया हो, लेकिन वह नक्शा अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहा। हर गुजरते दिन के साथ डर और गहराता चला गया। सुबह की ताजगी अब बोझ सी लगने लगी थी और शाम की ठंडक उसकी रूह में स्थायी रूप से उतर जाती थी। माधवपुर उत्तर प्रदेश की गलियां अब वैसी नहीं रहीं जिनमें उसका बचपन गुजरा था। वे संकरी, गहरी और अजनबी हो चली थीं। लोग बात करते हुए भी नजरें फेर लेते थे, जैसे किसी अनदेखी चीज से बचने की कोशिश कर रहे हों। जो आवाजें कभी गांव की पहचान थीं, वे अब परायों की तरह सुनाई देने लगी थीं। आदित्य खुद भी डरने लगा था कि कहीं यह टूटती पहचान उसे किसी ऐसे रूप में जिंदा न कर दे जो न उसका हो और न किसी और का। वह रात रात भर जागकर यही सोचता रहता कि वह फिर से पहले जैसा कैसे बन सकता है, मगर हर उपाय उसे अधूरा और बेअसर लगता। विलास की नकल अब और भी खतरनाक मोड़ ले चुकी थी। वह बातचीत में आदित्य की पुरानी आदतें इस तरह घोल देता कि गांव वाले भ्रमित हो जाते। कई बार वह ऐसे शब्द बोलता जिन्हें सुनकर लोगों को लगता कि आदित्य वापस लौट आया है, लेकिन जब वे सामने देखते तो चेहरा कोई और होता। यह धोखा लोगों के मन में शक और आदित्य के भीतर घिन पैदा करता। जब भी आदित्य उससे मिलने की कोशिश करता, विलास की आंखों में एक अजीब सी स्थिरता दिखती, मानो किसी और की लिखी कहानी वह पढ़ रहा हो। न हंसी न गुस्सा, बस एक ठहरा हुआ सन्नाटा। गांव के बुजुर्गों और गुरुदेव ने मिलकर कुछ उपाय किए। रात में दीप जलाए गए और पुराने सूखे कुएं के आसपास ताबीज रखे गए, मगर यह सब स्थायी समाधान नहीं बन पाया। सुबह होते ही कुएं से वही हल्की रोशनी फैलने लगती और उसके साथ नरम मगर डरावनी हंसी गूंज उठती। गुरुदेव ने गंभीर स्वर में कहा कि यह पहचान की लड़ाई है, जिसे सिर्फ बाहरी पूजा से नहीं जीता जा सकता। यह भीतर की लड़ाई है और इसका सामना सच्चाई के साथ करना होगा। यह सुनकर आदित्य के भीतर कुछ टूट गया। उसे समझ आ गया कि अब वह सिर्फ दूसरों की मदद पर निर्भर नहीं रह सकता।
उसे खुद अपने अतीत और अपने डर से टकराना होगा। डर दिन ब दिन गहराता गया, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी आशंका भी जन्म लेने लगी कि शायद यही दरार उसे किसी छुपे हुए सच तक ले जाए। यह विचार डरावना था, मगर इसी ने उसे लड़ने की ताकत भी दी। वह धीरे धीरे अपने भीतर उतरने लगा। पुरानी लकड़ी की बेंच, टूटा हुआ पतंग, मां की पुरानी चुन्नी, हर चीज को छूकर वह देखता कि क्या वही एहसास लौटता है। कहीं झुंझुनी मिलती, कहीं सिर्फ सन्नाटा, लेकिन हर कोशिश के साथ उसे अपने अंदर एक कमजोर मगर सच्ची उम्मीद की किरण दिखने लगी कि पहचान पूरी तरह खोई नहीं है। उसी रात गुरुदेव नीलकंठ ने मंदिर में पुराने ग्रंथ खोले। उनके पन्ने इतने घिस चुके थे कि अक्षर पढ़ने के लिए दीप की लौ पास लानी पड़ती थी। पढ़ते पढ़ते उनके चेहरे की रेखाएं और कठोर हो गईं। उन्होंने बताया कि कात्यायनी यक्षिणी कोई साधारण शक्ति नहीं है। वह सीधे मन की परतों में घुसकर वहीं से अपना खेल शुरू करती है। पहले डर बोती है, फिर उसी डर से इंसान को खुद के खिलाफ खड़ा कर देती है। यह सुनकर आदित्य को पहली बार साफ समझ आया कि जो कुछ हो रहा है वह बाहर से नहीं, बल्कि उसके अपने मन से जन्म ले रहा है। यह एहसास डरावना भी था और राहत देने वाला भी, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि असली लड़ाई कहीं और नहीं, उसके भीतर ही है। कविता वर्मा यह सब चुपचाप सुन रही थी। उसे कई दिनों से महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य ताकत उसे धीरे धीरे आदित्य से दूर खींच रही है। जब वह उसके पास बैठती तो दिल में अजीब सी कसक उठती। एक रात रास्ते में उसे लगा जैसे किसी ने उसके नाम से पुकारा हो, लेकिन मुड़ने पर वहां सिर्फ हवा थी और वही गुलाबी सी गंध जो अब हर जगह पीछा कर रही थी। उसी रात विलास गायब हो गया। लोगों ने कहा कि उन्होंने आधी रात को उसकी परछाई पुराने सूखे कुएं की ओर जाते देखी, मगर उसके कदमों की आहट नहीं सुनी। यह सुनकर आदित्य का दिल बैठ गया। वह बाहर निकलना चाहता था, लेकिन गुरुदेव ने उसे रोक दिया। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। पूरा गांव जैसे नींद से झकझोर दिया गया। हवा अचानक भारी हो गई। न पत्तों की सरसराहट, न कुत्तों की आवाज, बस कुएं की ओर से आती एक अनकही गूंज जो शब्दों में नहीं, एहसास में उतरती थी। हर किसी को लगने लगा कि कोई छुपा हुआ सच बहुत पास आ चुका है, और अगर वह बाहर आया तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। उस सन्नाटे में आदित्य ने अपनी ही धड़कन सुनी और उसे लगा कि यह धड़कन अब उसकी नहीं रही। उसी पल उसे समझ आया कि डर से भागकर नहीं, बल्कि डर को समझकर ही इस जाल से बाहर निकला जा सकता है। तभी कुएं की दिशा से बहुत हल्की सी हंसी आई, बिना शब्दों की, लेकिन असर पूरे गांव पर छोड़ने वाली। आदित्य सिंह के भीतर चल रहा संघर्ष अब केवल उसकी सोच तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि उसका असर उसके चेहरे और हर हरकत में साफ दिखाई देने लगा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले साए जम चुके थे, होठों पर हर समय हल्की सी कंपी रहती और माथे पर पसीने की महीन परत जैसे कभी सूखती ही नहीं थी। कभी वह छोटी छोटी बातों पर अचानक उग्र हो उठता और कभी घंटों बिना कुछ बोले एक ही जगह बैठा शून्य में ताकता रहता। जो भी उसे देखता वह यह समझ ही नहीं पाता कि यह वही आदित्य सिंह है जो कभी माधवपुर, उत्तर प्रदेश का सबसे शांत, हंसमुख और भरोसेमंद युवक माना जाता था।